हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम हियर टू द इंग्लिश फिजिक्स क्लास। आज हम यहाँ पे हमारा फिजिक्स का जो वेक्टर्स हमने चालू किया है टॉपिक, तो वेक्टर के रिगार्डिंग हमने हमारा फर्स्ट टाइप में देखा था एक टाइप ऑफ वेक्टर्स, और वेक्टर एक्चुअली चीज़ क्या है, क्वांटिटीज़, टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ हमने देख लिया था, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब बातें हमने हमारे बेसिक के फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी। सेकंड क्लास में हमने टाइप ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का डिवीज़न, ये सब बातें कैसा होता है, क्या होता है, ये सब बातें हमने वहाँ पे पढ़ ली थी। आज जो हम देखने वाले वो देखेंगे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। क्या बोला मैंने? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ओके। हाँ, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। यदि मेरे पास कोई भी वेक्टर दिया है, इस वेक्टर को, इस दिए हुए वेक्टर को, सपोज ये मेरा वेक्टर आर है, आप आपकी मर्जी कुछ भी नाम दो, आर दो, पी दो, क्यू दो। यदि मेरा वेक्टर आर है तो इस गिवन वेक्टर को यदि मैं इसके दो कंपोनेंट में स्प्लिट करता हूँ, क्या बोला मैंने? इफ द गिवन वेक्टर इज स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स सच दैट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ द कंपोनेंट इज इक्वल टू द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दिस वेक्टर। आगे बात ध्यान में, क्या बोला? यदि मैं मेरे गिवन वेक्टर को ऐसे दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकता हूँ और उन दो कंपोनेंट का जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो इफेक्ट इक्वल रहेगा हमारे गिवन वेक्टर की, जो हमारा गिवन वेक्टर है, ठीक है ना। गिवन वेक्टर जो हमारा इफेक्ट डालेगा, कोई भी कुछ से जो भी इफेक्ट हो, उसका फोर्स बोलो या एक्स वाई जेड बोलो, कुछ भी बोलो, वेट बोलो, एक्स वाई जेड, हाँ, जो भी इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है मेरा गिवन वेक्टर, वो सेम इफेक्ट इन दो वेक्टर्स का कंबाइनली आना चाहिए। नथिंग बट अ स्प्लिटिंग ऑफ अ गिवन वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट इज नथिंग बट द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अरे बात ध्यान में, क्या बोला मैंने? स्प्लिटिंग ऑफ अ गिवन वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट such that two components combinedly produces the same effect that produced by the given vectors, as that produced by the given vector is called resolution of vector। सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा फंडा है, बहुत ही आसानी के साथ हम इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना, जब कभी भी हम कोई वेक्टर को स्प्लिट करते हैं तो हम वेक्टर को स्प्लिट करते समय उसको दो कंपोनेंट जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोला? यदि कोई वेक्टर है सेज आर, ठीक है ना, जो कि हमारे हॉरिजॉन्टल बेस को इंक्लाइंड है एट सम पर्टिकुलर एंगल, ओके, देन दैट वेक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स सच दैट टू कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे स्प्लिट करना है? इन दो कंपोनेंट्स को एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही स्प्लिट करना है। अरे बात ध्यान में, भैया इसको तो मैं कैसे भी तोड़ सकता है ना, क्यों मैं ऐसे नहीं तोड़ सकता कि इसको ऐसे नहीं कर सकता क्या? कि नहीं, ये दो कंपोनेंट, लेकिन ध्यान में रखना जब हम इस कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, तो दो जो कंपोनेंट बनते हैं स्प्लिट करने के बाद, वो दो कंपोनेंट एग्जैक्टली एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही होते हैं, तभी जाके ये दो वेक्टर वही रिजल्ट परफॉर्म करेंगे, वही रिजल्ट शो करेंगे जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर शो करता है। यदि हमने इन दो कंपोनेंट्स को परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं लिया, इस टाइप से लिया कुछ, ठीक है ना, तो इस केस में ये दो रिजॉल्व किए हुए कंपोनेंट सेम इफेक्ट नहीं देंगे जो कि हमारा ओरिजिनल वेक्टर दे रहा है। अरे बात ध्यान में, ये चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी हमारे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स दो कंपोनेंट में स्प्लिट होता है, एक कंपोनेंट कहलाएगा एक वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक कहलाएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, नथिंग बट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, नथिंग बट अलॉन्ग वाई एक्सिस। आई बात ध्यान में, और ये मेरा आर है, वेक्टर आर। समझ गए? इसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, अबे यार क्या लिख रहा मैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसे हम कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, इसे हम क्या कहेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट। आई बात ध्यान में, अब हम क्या करेंगे, इसमें ना थोड़ा सा एक अलग सा लॉ लगाएंगे जो कि हमने इनिशियली स्टडी किया है। हमने हमारे सेकंड जो हमने लेसन स्टडी किया, उस सेकंड लेसन में हमने वेक्टर एडिशन के दो लॉ स्टडी किए हैं, ठीक है ना। तो चलो इतना बड़ा नहीं लेते, थोड़ा सा छोटा लेते हैं। आई बात ध्यान में, क्या किया मैंने, ये वेक्टर था, तो भैया इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक पैरेलल लाइन निकाला
उसके वर्टिकल कंपोनेंट को दूसरा पैरेलल लाइन निकाला सच दैट ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। अरे बात ध्यान में, हाँ ठीक है ना, रेक्टेंगल बन गया। अब देखो ये आर एक्स, रेक्टेंगल बनाओ या भैया पैरेललोग्राम बनाओ एक ही बात है, ओके। ये आर एक्स नथिंग बट ये इतना आपका आर एक्स, ये आपका कौन है, आर एक्स है, ठीक है। ये आपका वेक्टर आर है, ये भी आपका कौन हो गया आर एक्स, ये आपका कौन है आर वाई, ये भी आपका कौन रहेगा आर वाई। देखो ज़रा क्लियरली दिख रहा है क्या सबको, हाँ जी दिख रहा है, ठीक। ये वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने एक्स वाई से डिनोट किया, कोई इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं, कोई इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं। आई बात ध्यान में, अलॉन्ग द ग्राउंड है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं एक चीज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, यदि ये मेरा इंक्लिनेशन है विथ रिस्पेक्ट टू बेस, यदि ये मेरा टीटा है तो भैया ये इसको पैरेलल जा रहा है आर एक्स, ये टीटा है तो भैया ये भी टीटा है। यदि मैं फॉर दिस गिवन टीटा यदि मैं कॉस कंसिडर करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज नथिंग बट व्हाट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट मेरा साइड कौन है भैया, मेरा साइड है एडजेसेंट आर एक्स। तो चलो इसके लिए आपको नाम देना है नाम दो, नहीं तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो आर एक्स होल डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आपका कौन है आर। आई बात ध्यान में, ओके गाइज। देयरफॉर ये मैं लिखता आर एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा, ये मेरा स्मॉल वन हो गया। सिमिलर पैटर्न में यदि मैं इसी एंगल के लिए साइन थीटा कंसिडर करता हूँ, साइन थीटा वो क्या होता है, वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड यानी कौन सा हो गया भैया, ये आपका आर वाई हो गया, हाइपोटेन्यूज कौन हो गया फिर से आपका आर हो गया। इसका मतलब क्या बन गया भैया आपके पास, आर वाई बन गया, आर वाई इज इक्वल्स टू आर इंटू साइन थीटा। ये हो गया आपके पास स्मॉल वाला टू। आर के पास सबको समझ में, स्मॉल वन स्मॉल, सिंपल सा डेरिवेशन है, ठीक है ना। रिजल्ट ऑफ वेक्टर कैसा होता है, हमने यहाँ पे देखो 2 डायमेंशनल फिगर लिया है। मैंने बेसिक में कहा था कि वेक्टर ये हमारा मोस्टली 3 डायमेंशनल में हम स्टडी करेंगे, लेकिन इनिशियली आपके फिजिक्स केस में इनिशियली क्या दिया है, हम इसको 2 डायमेंशनल में स्टडी करेंगे, बाद में इसका 3 डायमेंशनल भी इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 2 डायमेंशनल स्टडी कर रहे हैं। हाँ जी, ये हो गया आपका आर एक्स आर वाई स्मॉल वन स्मॉल टू हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं स्मॉल वन और स्मॉल टू को स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके ऐड करूँगा। मैं क्या करूँगा देखो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग किसका, स्मॉल वन एंड स्मॉल टू। हाँ जी, स्मॉल वन और स्मॉल टू को स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा देखो, आर एक्स का कंप्लीट स्क्वायर प्लस आर वाई का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी 1, दैट इज आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका आंसर कितना है 1 है। अरे बात ध्यान में, so therefore r is equals to अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, है कि नहीं। और ये आपका r कौन है, r नथिंग बट आपका रिजल्टेंट बोलो या फिर गिवन वेक्टर बोलो। r क्या हो गया आपका गिवन वेक्टर, और आर एक्स आर वाई के लिए ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। हमने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर भी पढ़ा है हाँ। आज हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी क्या, एक वेक्टर को 2 कंपोनेंट में स्प्लिट करना, 2 कंपोनेंट में ब्रेक करना, ठीक है। हाँ वही देखा है हमने, हमारे r को 2 कंपोनेंट आर एक्स और आर वाई में स्प्लिट किया है। r का जो इफेक्ट है इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ आर एक्स और आर वाई 2 डायमेंशनल स्टडी किया है। यदि हम इसको 3 डायमेंशनल बनाते हैं तो हमारा रिजोल्यूशन ऑफ दिस गिवन वेक्टर r क्या बन जाएगा बोलो, बड़ा ही आसान। वहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, कौन ऐड हो जाएगा वहाँ पे एक बोलो, वहाँ पे कौन ऐड हो जाएगा, x y हो गया, अभी z ऐड हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट, 3 डायमेंशनल सबको मालूम है, 2 डायमेंशनल में x एक्सिस y एक्सिस, 3 डायमेंशनल में x y z एक्सिस। तो हाँ जी, ये बन जाएगा आपका आर एक्स स्क्वायर प्लस बन जाएगा आर वाई स्क्वायर प्लस बन जाएगा आर जेड स्क्वायर, काय में 3 डायमेंशनल में। तो ये आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होगा फॉर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री।
देखो दिख रहा है क्या क्लियर सबको? एक बार फिर से विजिबिलिटी देख लो, ठीक है। थोड़ा सा मे भी ब्लर हो रहा होगा ड्यू टू लाइट इफेक्ट, ठीक है। समझ गया हमने क्या पढ़ा है? देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल। हमें कोई भी वेक्टर एक आर लेना है, उस वेक्टर को दो कंपोनेंट में स्प्लिट करना है सच दैट टू कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? पैरेलल करके हमें इन्हें ज्वाइन करना है, एक पैरेललोग्राम बनेगा, या फिर पैरेललोग्राम बनाओ, या फिर आप क्या बनाओ बोलो? पैरेलल में रेक्टेंगल बनाओ, सिंपल है, पैरेललोग्राम में ये अप्लाई नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या हो गया? ये एंगल थीटा, क्योंकि जो मेरा वेक्टर आर है वो इंक्लाइंड है टू माय सरफेस, ये हमारा सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड लेवल। भैया ये थीटा से इंक्लाइंड है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा से इंक्लाइंड रहेगा। तो फिर फॉर दिस गिवन थीटा हमें क्या निकालना है? फॉर दिस गिवन थीटा हमें साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। हाँ जी, हमने कॉस थीटा निकाल लिया, उसमें से आर एक्स निकाला, सिमिलरली साइन थीटा लिया, आर वाई निकाला, ये आंसर निकल गया हमारा। ये क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ गिवन वेक्टर, ओके। यदि हमें इस थीटा का इंक्लिनेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसके लिए भी हमारे पास फंडा है, बड़ा ही सिंपल है। क्या करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? 2 डिवाइडेड बाय 1, डिवाइड 2 बाय 1। अब इससे क्या हो जाएगा? देखो इससे बन जाएगा भैया आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स इज इक्वल्स टू आर टाइम्स ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। आई बात ध्यान में, आर कैंसर, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? नथिंग बट टैन थीटा होता है। तो सिंपल सा फंडा बन जाएगा। यदि आपको इंक्लिनेशन देखना है हमारे गिवन वेक्टर का विथ रेफरेंस टू हमारे आर एक्स और आर वाई, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है क्या? टैन थीटा इज इक्वल्स टू आर एक्स आर वाई, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। देखो बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है, इससे हमें क्या मिल जाएगा? इंक्लिनेशन मिल जाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर आर। देखो दिख रहा है क्या सबको? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देख लिया हमने अभी क्या पढ़ा यहाँ पे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिजोल्यूशन किस तरीके से करते हैं, उसके दो कंपोनेंट आर एक्स आर वाई, नथिंग बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। आई बात ध्यान में, ठीक है। तो चलो इसको फटाक से एक बार आप सब लोग नोट डाउन कर लो अपने कॉपीज में, फॉर योर बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट है, या फिर कॉम्पिटेटिव के लिए आप सिंपल ध्यान में रख सकते हो कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर फॉर 3 डायमेंशनल एंड r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर फॉर 2 डायमेंशनल, एंड इफ यू रिक्वायर टू फाइंड द एंगल दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ द गिवन वेक्टर विथ रेफरेंस टू आर एक्स आर वाई, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। मीन्स कौन सा कंपोनेंट? y यानी वर्टिकल कंपोनेंट, x यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके। कोई इसको आर एच और आर वी भी लिखता है, हर एक कॉपी में अलग अलग दिया है, इसको देख लो। मैंने r लिया, कोई p लेगा, कोई s लेगा, कोई a लेगा, b लेगा, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। आराम से इसको सॉल्व करना। चलो लिख लो। हाँ तो ये सबने लिख लिया होगा। अभी हम इसको मिटाएंगे। अभी हम नया टॉपिक पढ़ने वाले, नथिंग बट यूनिट वेक्टर, जो कि हमने टाइप ऑफ वेक्टर में पढ़ा है, ठीक ना। लेकिन थोड़ा सा एक अलग टाइप से फिर से मैं इसको एक रिवाइज कर देता हूँ। यूनिट वेक्टर्स होते क्या है? बोलो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? हमने हमारे बेसिक वेक्टर्स में लिया था, टाइप ऑफ वेक्टर में लिया था हमने यूनिट वेक्टर। हाँ जी, यूनिट वेक्टर सिंपल कंसेप्ट है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर नाम में ही सब कुछ रखा है यहाँ पे। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, या अलोंग कोई भी डायरेक्शन। यदि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मेरा एक कोई वेक्टर p है, ठीक है ना, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर नथिंग बट स्मॉल p, ठीक है ना, स्मॉल p। अब सिंपल कंसेप्ट, चलो ये भी नहीं बोल सकते। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड उसका 1 है अलोंग द गिवन डायरेक्शन या अलोंग एनी डायरेक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल ही लेके बता देता मैं यहाँ पे। यदि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और मेरे पास कोई वेक्टर है सेज p, ये o है यहाँ से p, OP, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। तो भाई मेरा वेक्टर ये जो OP है ना, वो कितना है? 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट अलोंग विच डायरेक्शन? 1 यूनिट अलोंग x डायरेक्शन। ध्यान में रखना, जब कभी भी हम यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, दैट इज i कैप्स, j कैप्स, k कैप्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट
द यूनिट वेक्टर along the direction of given vector, along the direction of given vector। एक चीज ध्यान में रखना है, आई कैप, जे कैप्स, के कैप्स, इसको रीड कैसा करेंगे, आई कैप्स, जे कैप्स, के कैप्स रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। यदि आपको कोई यूनिट वेक्टर का वैल्यू निकालना है तो बोलो भैया यूनिट वेक्टर का वैल्यू इस तरीके से निकाला जाता है, हम उसको लिखते समय कैप्स लिखते हैं। ध्यान में रखना, ओ पी इक्वल्स टू 1 यूनिट नथिंग बट, यदि मैं उसको वेक्टर पी डिनोट करता हूँ तो भैया वेक्टर पी इज नथिंग बट पी कैप्स यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर पी होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर पी। कोई भी हमें गिवन वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड निकालना है या कोई भी गिवन वेक्टर का यदि हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है पी कैप्स इज इक्वल टू वेक्टर पी डिवाइड बाय मॉड ऑफ पी। मैंने इसके प्रीवियस में भी आपको बताया था मॉड ऑफ पी क्या होता है, तो भैया मॉड ऑफ पी नथिंग बट मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, यदि मेरा पी है तो भैया मैंने कहा था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर पी है ना, उसके कंपोनेंट्स रहने वाले अलोंग एक्स एक्सिस, उसका कंपोनेंट रहेगा कुछ ना कुछ अलोंग वाई एक्सिस, उसका कंपोनेंट रहेगा कुछ ना कुछ अलोंग जेड एक्सिस। आ रही बात ध्यान में, एक्स वाई जेड के अलोंग में क्या रहने वाला है, उसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स रहने वाले हैं। आई बात ध्यान में। तो इस केस पे क्या होने वाला है, यदि मुझे मॉड ऑफ पी निकालना है, मॉड ऑफ पी, तो मॉड ऑफ पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये आएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई बात ध्यान में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने वेक्टर p को अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब इस वेक्टर p का y डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है क्या, नहीं है। इस वेक्टर p का z डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है क्या, नहीं है। यदि मैंने यहाँ पे z एक्सिस भी निकाल लिया, चलो 3 डायमेंशनल स्टडी करेंगे आज। इधर कंपोनेंट है क्या, नहीं है, इधर कंपोनेंट है क्या, नहीं है, इधर कंपोनेंट है क्या, है कितना, 1 यूनिट है। यदि मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो भैया p कैप्स इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस में है 1 का स्क्वायर प्लस ये 0 प्लस 0 नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर नथिंग बट 1, मैग्नीट्यूड कितना निकला, 1 निकला। आई बात ध्यान में। और वेक्टर p देखो, कोई भी वेक्टर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, कोई भी वेक्टर कंपोनेंट को xi प्लस yj प्लस z के, इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर अलोंग द गिवन डायरेक्शन या अलोंग द गिवन एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ij के रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर, आई के क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने लिख के दिया था इसके प्रीवियस में, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर्स। ओके, हाँ ओके, आई बात ध्यान में। हाँ, सिंपल कंसेप्ट। यदि मुझे देखना है कि मेरे पास एक पॉइंट दिया है P, जिसके कोऑर्डिनेट दिया भैया 2, 3, 4, तो इस P को यदि मुझे रिप्रेजेंट करना है, ये इधर लिखता हूँ। यदि मेरे पास कोई पॉइंट दिया है P, उसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, नथिंग बट वो P जो है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाया कर रहा है, तो उसका यदि मैं वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वेक्टर p इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये सिंपल कंसेप्ट है भैया वेक्टर रिप्रेजेंट करने के, ठीक है ना। ध्यान में रखना है, आपके मैथमेटिक्स में भी काम में आने वाला है। यदि मेरे पास कोई वेक्टर q है जिसके कोऑर्डिनेट बोलो वो है -2, 1 एंड -5, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे भैया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर q इज इक्वल टू -2i प्लस j -5k। देखो क्या किया है, -2i x y z, मैंने क्या था x y z, ओके, i कैप्स, j कैप्स, k कैप्स। इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ गिवन वेक्टर, ओके, इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़ लो, दिमाग में रख लो, आगे जाके आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। आई बात ध्यान में, ओके गाइज। हाँ, तो ये देख लो किस तरीके से निकालते हैं यूनिट वेक्टर, नथिंग बट यहाँ पे वेक्टर p है। वेक्टर p कौन है मेरे पास, मेरे तो x y z कंपोनेंट तो 0 0 है, x कंपोनेंट है मेरे पास, कौन है भैया xi, x का भी वैल्यू कितना है, 1 है। मेरे पास कौन रहने वाला है, 1 इंटू आई कैप्स होल डिवाइडेड बाय कौन, 1। तो भैया p कैप्स क्या बन गया, नथिंग बट आई कैप्स, क्या बन गया, आई कैप्स बन गया। क्यों, क्योंकि इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस और कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस एब्सेंट है। एब्सेंट इसका मतलब 0 कंपोनेंट है, तो p कैप्स नथिंग बट आई कैप्स। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा,
यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कैप्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया इस चीज़ को देख लो, समझ लो, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है। ओके, यूनिट वेक्टर्स एक्चुअली होते क्या है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। ओके गाइस, हाँ अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे वो हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसके पहले में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भैया प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो देख लो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में जब मैंने आपको बताया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या कोई भी दो वेक्टर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं उस केस में दो टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है ना, एक को मैंने नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट, देख लो हमारे प्रीवियस वीडियो देख लो, वहाँ पे दिया है स्केलर प्रोडक्ट। इस स्केलर प्रोडक्ट को दूसरा भी नाम है, इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम से डिनोट करते हैं, इधर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इसको डिनोट करते हैं भैया डॉट प्रोडक्ट। क्यों डॉट प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं, क्योंकि यदि मेरे पास कोई वेक्टर मेरा p है और मेरा दूसरा वेक्टर q है और यदि मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट करना है डॉट प्रोडक्ट, तो मैं इनको लिखता हूँ वेक्टर p डॉट वेक्टर q। मैथमेटिक्स में देखो, मैथमेटिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो भैया डॉट करो या फिर क्रॉस करो, हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं ना। ठीक है ना, बचपन में हम लोग क्रॉस सीखा था, लेकिन हमने आगे आगे पढ़ाई चालू किया कि भैया क्रॉस मत मेंशन किया करो, डॉट दिया करो, काम खत्म। ठीक है ना, ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री तक ठीक है, लेकिन वेक्टर में जब आप आओगे उस केस में डॉट का मतलब अलग होता है, क्रॉस का मतलब अलग होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखना, क्रॉस के जगह पे डॉट लगा दिया तो गलत, डॉट के जगह पे क्रॉस लगा दिया तो गलत। जो पूछा है वही आपको रिप्रेजेंट करना है। हाँ, जनरल मैथमेटिक्स में चल जाएगा। यदि मुझे ये दिया है नथिंग बट ये है हमारा कौन सा प्रोडक्ट लिया मैंने यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट। ओके, इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, इसे ही नाम दिया गया है स्केलर प्रोडक्ट्स। ओके गाइस, अब स्केलर प्रोडक्ट है तो क्या है भैया, कुछ सिंपल से कंसेप्ट है, सिंपल से प्रॉपर्टी है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज गिवन बाय मॉड p डॉट मॉड q इनटू cos थीटा। क्या देते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल्स टू मॉड p डॉट मॉड q इनटू cos थीटा। आई बात ध्यान में, इनटू cos थीटा, सिंपल कंसेप्ट है। कोई मॉड नहीं देते, p डॉट q इंटू कॉस थीटा लिखते तो भी चलेगा, ऐसा लिखे तो भी चलेगा, कुछ गलत नहीं इसमें। ओके, लेकिन बोलता हूँ कि भैया p मॉड लिखा करो, ओके, इंटू कॉस थीटा। अब इसके ऊपर से कुछ कंसेप्ट ये बनता है कि यदि इन व्हाट इज कॉस थीटा इज नथिंग बट व्हाट इज थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स p एंड q। यदि मैंने कहा कि भैया मेरा वेक्टर p और मेरा वेक्टर q एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर भैया थीटा इज इक्वल टू कितना, 90। और हम सबको मालूम है cos 90 का आंसर कितना होता है, cos 90 का आंसर कितना होता है, 0 होता है ना। cos 90 का आंसर 1 0, जल्दी, ठीक है। हाँ, क्या होता है, समझ गए। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, इस केस में क्या हो जाना है, इस केस में क्या होना है, इस केस में ये वेक्टर p डॉट वेक्टर q का आंसर कंप्लीटली क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आई बात ध्यान में, ओके। हाँ, यदि ये दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इस केस में हमारा जो थीटा है, उस केस में हमारा थीटा इज इक्वल टू एक तो 180 डिग्री हो जाएगा या तो हमारा 0 डिग्री बन जाएगा। आगे बात ध्यान में, तो इन दोनों केस में cos 0 का आंसर या cos 180 का आंसर होता है 1। क्या होता है, 1 होता है। उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि भैया वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल्स टू मॉड p डॉट मॉड q। कब, जब थीटा इज इक्वल्स टू 180। ये कब, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आंसर ही पूरा 0 बन जाएगा। ये कुछ फंडे हैं, आगे बात ध्यान में। इसके कुछ प्रॉपर्टीज दिया है उन्होंने, स्केलर के कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। स्केलर के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, दैट इज वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल्स टू वेक्टर q डॉट वेक्टर p। ठीक है, ये हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, नथिंग बट वही pq इज इक्वल्स टू pq cos थीटा या qp इज इक्वल्स टू qp cos थीटा। ओके, आई बात ध्यान में, इसलिए मैक्सिमम है वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल्स टू वेक्टर q डॉट वेक्टर p डिनोट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट में चलता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करता है, यदि वेक्टर p डॉट वेक्टर q प्लस वेक्टर r है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है
भैया वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर, ये चीज़ दिख रही है सबको? हाँ जी, ठीक है। ओके गाइज, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ दिया है उन्होंने, क्या दिया है कि इस केस में जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं उस केस में आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, के कैप्स जे कैप्स आई कैप्स, इसका आंसर होता है 1। कितना होता है? आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। एंड अदर का जो क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग इन द सेंस मीन्स आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, कुछ भी, इनका आंसर क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। यदि सेम यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे तो उनका आंसर 1 आता है, डिफरेंट वेक्टर मल्टीप्लाई हो तो उनका आंसर 0 आता है। ये कुछ डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज है। क्या है? डॉट प्रोडक्ट्स के प्रॉपर्टीज है जो कि आपको यहाँ पे लर्न करना है गाइज। ओके, सॉरी दिख रहा नहीं शायद से आपको। आई बात ध्यान में, ये हमने यहाँ पे स्टडी किया है। अब हम यहाँ इस साइड में देखेंगे हम नेक्स्ट जो है वो क्या है। नेक्स्ट है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है वो क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। हाँ जी, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? उसी को दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम है उसको? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? यदि मेरे पास कोई भी दो वेक्टर्स दिए हैं, ये है मेरा वेक्टर P और मेरा वेक्टर Q, यदि मुझे इनको क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है तो मैं इनको लिखता हूँ वेक्टर P क्रॉस ऑफ वेक्टर Q, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q। ये क्या है? ये हम कर रहे हैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का। आ रही बात ध्यान में? तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो चीज़ ध्यान में रखना है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल्स टू मॉड P डॉट मॉड Q इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। कोई ये भी रिप्रेजेंट करता है या फिर इसका भी और अच्छा तरीका जो रिप्रेजेंट करने का वो इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस है। पॉइंट ऑफ मैट्रिसेस कैसा? तो ऐसा लिखते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू ये आई कैप्स जे कैप्स के कैप्स। ओके, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा z1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ये मेरा z2। अब बोलेंगे सर x1 y1 z1 x2 y2 z2 क्या है? तो सिंपल है भैया, कुछ नहीं है। x1 y1 z1 p के वेक्टर्स है, x2 y2 z2 ये q के वेक्टर नहीं बोल सकते हम इसको, q के कंपोनेंट है, वो p के कंपोनेंट है। x y z लिखो या p1 p2 p3 लिखो, q1 q2 q3 लिखो। सिंपल कंसेप्ट। समझेगा नहीं समझेगा? ऐसा भी जमता P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3। सिंपल फंडा, वेयर P1 P2 P3 आर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर P, Q1 Q2 Q3 आर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर Q। ठीक है, ये हो गया भैया उसका क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या मजे वाली बात है? क्रॉस प्रोडक्ट में बिल्कुल इसका उल्टा है। जैसे कि हमने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे कैसा है कि भैया यहाँ पे आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? इक्वल टू 0 होता है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है। आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के कम्प्लीटली क्या होता है? ये कम्प्लीटली 0 होता है। आई बात ध्यान में? ये सिंपल सा फंडा है आपको जो ध्यान में रखना है। ओके, और इसका है दूसरा होता है मीन्स आई डॉट जे इक्वल्स टू के, ओके, जे डॉट के इक्वल्स टू आई डॉट के इक्वल्स टू जे। ऐसा होता है। अब ध्यान में, दोनों के एक यदि एग्जाम्पल लेना चाहो आप तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, बड़े ही आसान से एग्जाम्पल्स है। ठीक है ना, देख लो, लेते हैं एग्जाम्पल, इसके बाद लेते हैं। पहले इतना लिख लो, ये सिंपल कुछ फंडेज है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, नथिंग बट वेक्टर प्रोडक्ट और क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट के कुछ फंडेज है यहाँ पे, तो इसको अच्छे से देख लो एक बार। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। लिख लिया सबने? हाँ जी, चलो नया लेते हैं, इसके एग्जांपल ले लेते हैं एक लास्ट में। हाँ
मिटा दिया मैंने, तो भी ध्यान में रखो, यहाँ पे स्केलर है, यहाँ पे वेक्टर है। हाँ, तो देखो इसको मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं। यदि मेरा वेक्टर p है, सिंपल बता रहा फटाफट, यदि मेरा वेक्टर p है 2i प्लस 3j प्लस 4k, यदि मेरा वेक्टर q है माइनस 2i प्लस 4j प्लस k, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट देखो वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू, देखो कैसा होगा 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट माइनस 2i प्लस 4j प्लस k इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2, देखो 2 इंटू माइनस 2, अब मैं बता रहा शॉर्ट में, हाँ मीन्स क्या बोलते पूरा डीपली बता रहा, स्प्लिट करके आपका फर्स्ट टाइम में करके, प्लस 3 इंटू 4 ऑफ j प्लस 4 इंटू 1 ऑफ k। अब बोलो ऐसे क्यों लिया, क्योंकि हमने स्केलर प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी देखा था कि i डॉट j या i डॉट k क्या होता है, 0 होता है। सिर्फ i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k इन्हीं का आंसर 1 होता है, बाकी सबके आंसर क्या होते हैं 0। इसलिए मैंने क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट में ध्यान में रखना, सेम को मल्टीप्लाई करना, i का मल्टीप्लिकेशन, j का मल्टीप्लिकेशन, k का मल्टीप्लिकेशन, अरे बात ध्यान में। और जब मल्टीप्लाई करते हो तो भैया ये i इंटू आई 1 होता है, यहाँ पे i देने की जरूरत नहीं है, ये j इंटू जे 1 होता है, यहाँ पे j देने की जरूरत नहीं है, ये k इंटू k 1 होता है, यहाँ पे k देने की जरूरत नहीं है। अब इनिशियली मैंने क्यों लिखा, आपको पता चले कि i की बात हो रही है, j की बात हो रही है, k की बात हो रही है करके, लेकिन हमने प्रॉपर्टीज में पढ़े i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू 1 होता है। देखो मल्टीप्लाई करो, अरे बात है में। और जो अदर वाला मल्टीप्लिकेशन है क्रॉसिंग में i j, i k, j k, j i, इन सब का आंसर क्या होता है, 0 होता है। ओके, इसलिए हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। हाँ जी, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, 2 इंटू 2 4 माइनस 4 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 4 1 4। हाँ जी, प्लस 4 माइनस 4 कैंसर, आंसर क्या निकला 12। हमने क्या बताया था कि वेक्टर p डॉट वेक्टर q क्या होता है, ये होता है, अरे बात है में 12 p डॉट q, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। सेम वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इज इक्वल टू, देखो क्या बन जाएगा, हम इसको लिखते हैं i j k, ये बन जाएगा 2 3 4, ये बन जाएगा -2 4 और 1। अब ये क्या है, तो ये मैट्रिक्स का फॉर्म है, मैट्रिसेस सॉल्व करना है। तो अब अभी तक हमने मैट्रिसेस पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने आपके 10th में क्रैमर्स रूल जरूर पढ़ा होगा, मुझे याद है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट याद है, 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालते अपने ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, प्रिंसिपल एक्सिस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, माइनस नॉन प्रिंसिपल एक्सिस का एक किया करते थे, याद आ रहा, डिटर्मिनेंट निकाला करते थे आप, क्रैमर्स रूल आपने पढ़ा है, उसी टाइप का यहाँ पे सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन देख लो। जब हम सेपरेटली लेसन पढ़ेंगे उस वक्त पूरा को पूरा लेंगे, विच इज इक्वल्स टू i इंटू, ये i इंटू जे क्रॉस की, हमने क्या कहा था, जे क्रॉस की इक्वल्स टू i, ऐसा होने वाला है। ओके गाइज, i इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, पहले प्रिंसिपल डायगोनल 3 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 1 3 माइनस, उसके बाद नॉन प्रिंसिपल डायगोनल 4 4 जा 16। ओके, सेकंड में माइनस देना होता है हमेशा j इंटू, अब क्या इसका छोड़ देना, j को छोड़ना, i और k के कंपोनेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू -2 -8 प्लस k है तो भैया i और j के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 -6। ठीक है, मैट्रिसेस को ध्यान में रखना, जिसका भी आप ले रहे हो, i का ले रहे हो तो j k का क्रॉसिंग करना, j का ले रहे हो तो i k का क्रॉसिंग करना, k का ले रहे हो तो i j का क्रॉसिंग करना है। आई बात ध्यान में। हाँ, तो इसका आंसर देखो क्या बन के आएगा, i इंटू 3 - 13 माइनस 3 - 16 माइनस 13 माइनस j इंटू 2 माइनस माइनस हसमुख भाई प्लस 8 प्लस 2 10 प्लस k इंटू, हाँ यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हसमुख भाई, ठीक है ना, 8 प्लस 6 14। इसका जो आंसर निकल के आएगा वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q वो आएगा -39 माइनस 10j प्लस 14k। किसकी बात हो रही है भैया, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q, देख लो ऐसा आंसर आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट का, और ऐसा आंसर आएगा आपके डॉट प्रोडक्ट का। यह डिफरेंस है दोनों में, तो हमने दोनों के डिफरेंस भी एक्सप्लेन करवा दिए और दोनों के एक एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे ले लिए। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए इन दोनों एग्जाम्पल्स को,
ठीक है, और समझने की कोशिश करो कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। आई बात ध्यान में। हम इसके फिर से न्यूमेरिकल्स लेंगे जब इसके ऊपर कुछ सेपरेट टर्म आएगा, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स की स्टडी होंगी, रिजल्टेंट निकालेंगे, हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर का एडिशंस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, एंगल फाइंड आउट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। उस वक्त फिर से आपका अच्छी से हाथ बैठ जाएगा। फिलहाल यहाँ तक देख लो। ओके गाइज, हाँ ये बिठा रहा हूँ, इसको लिख लो पॉज करके सब लोग। हाँ अब इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज जो थे ना, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी उसमें आ ही जाएंगे। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट ऑलमोस्ट टॉपिक हमारा खत्म ही हो गया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, जब आप देखते बोले तो, ठीक है ना, ये आपको यदि सिर्फ वेक्टर का पढ़ना है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा का पूरा डन हो गया हमारा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि उसका साइन क्या होता है, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू का मैंने कहा था आपको, क्या कहा था, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू का पी डॉट क्यू इंटू साइन थीटा वाला, ठीक है ना, उसको भी ध्यान में रखना है, वो भी किए तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम इस चैप्टर के एंड में ही आ गए। चैप्टर इन द सेंस मोशन इन प्लेन, इसकी उसमें का एक जो फर्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स, ठीक है ना, फर्स्ट लेसन क्या था उसका, वेक्टर्स। आपके 12th बोर्ड के लिए देखो या फिर आपके 11th 12th स्टेट बोर्ड की बात हो रही है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, तो वहाँ पे आपके पास सेपरेट चैप्टर दिया वेक्टर्स करके, ठीक है। अब नए सिलेबस के हिसाब से उसका भी नाम उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो सिंपल फंडा है, अभी मैं आपको बता रहा, हमारा जो मोशन इन प्लेन है एनसीईआरटी के हिसाब से, उसमें का हमारा जो फर्स्ट मेन पार्ट था वेक्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया हमारा यहाँ पे। अभी हम इसके बाद का जो मोशन इन प्लेन का जो सेपरेट टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना, वो स्टडी करेंगे। मोशन इन प्लेन्स नथिंग बट नाम में ही सब कुछ रखा है। क्या रखा है नाम में, मोशन की बात आ गई, इसका मतलब भैया बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, और प्लेन की बात आ गई तो भैया किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में हमारा मूवमेंट हो रहा है, एक ही डायमेंशन, एक ही प्लेन में मूवमेंट हो रहा है। तो हम यहाँ पे जब बात करेंगे, हम बात करेंगे मोशन इन प्लेन, ठीक है ना, प्लेन नथिंग बट एक सरफेस, एक पर्टिकुलर प्लेन, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, लाइक दैट, ये सब बातें होंगी, ठीक है ना। तो देखो भैया जब बात आ गई मोशन, मोशन यानी क्या, व्हाट डज मोशन मीन्स, मोशन नथिंग बट बॉडी इज इन द रेस्ट में है क्या, बॉडी इज नॉट इन द रेस्ट पोजिशन, इट इज मूविंग, इट इज मूविंग। अब वो मूव कैसे हो रही है, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स हो रही है या बाय इटसेल्फ हो रही है, ये सब डिपेंड करेगा। अब जब बॉडी मूव हो रही है भैया तो इसका मतलब क्या कि बॉडी कितना स्पीडली मूव हो रही है या कितना स्लोली मूव हो रही है, बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव हो रही है या बॉडी रुक रुक के मूव हो रही है, ठीक है ना। ये सब बातें यहाँ पे आने वाली है और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। आई बात ध्यान में, मोशन यानी क्या हो गया समझ लो, लूज मोशन की बात नहीं हो रही है, लूज मोशन भी उसी टाइप का मोशन है, ये भी एक मोशन है, ठीक है। तो जरा सा ध्यान में रखो इसे, मोशंस क्या होता है। तब जब हम मोशंस पढ़ेंगे, नथिंग बट सपोज कोई हमारे पास बॉडी दिया है एक पर्टिकुलर, उस बॉडी का हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, मोशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस क्या, यदि ये मेरा ये कोई प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस प्लेन पे यदि ये मेरा कोई बॉडी रखा है, ये बॉडी जब अपना पोजीशन लेफ्ट करेगा, अपना इसका एक पोजीशन है पर्टिकुलर, ये उसका पोजीशन पकड़ के चलो, तो इसका पर्टिकुलर पोजीशन है, ये पोजीशन जब लेफ्ट करके वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि भैया ये बॉडी वॉज इन मोशन, बॉडी क्या में थी, मोशन में थी। अब वो मोशन कौन सा भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है, स्ट्रेट मोशन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। हम मोशन इन प्लेन पढ़ रहे तो हम ऑब्वियस है प्लेन वाला है मोशन पढ़ने वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बॉडी यहाँ पे थी, यहाँ से बॉडी यहाँ पे डिस्प्लेस हुई, डिस्प्लेस हुई इसका मतलब क्या कि उसने अपना पोजीशन छोड़ के दूसरी पोजीशन गेन की है, नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्यों आई, बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आई, मैंने इस साइड से यहाँ पे फोर्स लगाया करके बॉडी ने मूव किया, या इसके अंदर में ही कुछ था कि उसके पोटेंशियल कि वो सेल्फ से मूव हुई, ये सब बातें अलग है, उसको हमें देखना नहीं है, हमें जस्ट देखना है कि बॉडी ने अपना पोजीशन लेफ्ट किया, अपना पोजीशन छोड़ के दूसरे के पोजीशन पे गई, इसका मतलब बॉडी यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस हुई, बॉडी डिस्प्लेस हुई। बॉडी डिस्प्लेस हुई तो इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान बॉडी यहाँ पे थी, यहाँ से बॉडी यहाँ पे आ गई, तो भैया इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हमें जो पढ़ने वाली बात है, ये एक पढ़ने वाली बात है। ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी ए फ्रॉम पोजिशन P टू पोजिशन Q, ठीक है ना, ठीक है ना, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये मैटर करेगा। अरे बात ध्यान में, डिस्टेंस
फर्स्ट चीज पढ़ने वाले डिस्प्लेसमेंट के बाद हम पढ़ने वाले डिस्टेंस। दूसरी बात जब बॉडी पॉइंट P से पॉइंट Q या पोजीशन P से पोजीशन Q की तरफ मूव हुई तो उस वक्त उस बॉडी का स्पीड कितना था, तो हमारे पास नया और टर्म मिलने वाला है स्पीड। आ रही बात ध्यान में? ओके। अब जब बॉडी का स्पीड कितना था, यदि बॉडी का कुछ स्पीड था इसका मतलब तभी बॉडी डिस्प्लेस हुई। अब स्पीड कम होगी तो धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट होगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो डिस्प्लेसमेंट फास्ट हो जाएगा। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसका टाइम कितना लिया उसने, ये भी टर्म हम पढ़ने वाले हैं, टाइम पीरियड। समझे? पॉइंट P से पॉइंट Q तक बॉडी जब डिस्प्लेस हुई, उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान उस बॉडी ने कितना समय लिया या उस बॉडी को कितना समय लगा, ये हम पढ़ने वाले हैं। उस बॉडी का स्पीड कितना था, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब स्पीड कांस्टेंट था कि थोड़ी देर बाद जब बॉडी रुकी फिर उसने और स्पीड पकड़ी, या फिर पहले स्पीड बहुत ज़्यादा थी बाद में स्लो हो गई, ये सब हम बातें पढ़ने वाले। नथिंग बट वेरिएशन इन स्पीड पढ़ने वाले हैं, वेरिएशन इन स्पीड पढ़ने वाले। वेरिएशन इन स्पीड नथिंग बट क्या आ गया, उसका वेलोसिटी आ गया, है क्या नहीं? कितने समय में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, क्या आ गया भैया, वेलोसिटी आ गया। इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितने समय में ट्रैवल किया, वेलोसिटी आ गया। अरे बात है। अब भाई वेलोसिटी आ गया तो भैया वेलोसिटी में भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से है, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से है, या फिर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है कि सपोज कंटिन्यू में जा रही है तो भैया उसका मोशन ठीक है। यदि बहुत ही स्पीडली जा रही है इसका मतलब क्या, क्यों एक्सेलरेटेड मोशन है। कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड। गाड़ी जब आप चलाते हो कांस्टेंट स्पीड से एक्सेलेटर पे आपका हाथ रहता है, एक्सेलेटर कांस्टेंट है तो भैया कांस्टेंट स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही है। आपकी गाड़ी का वेलोसिटी और टाइम पीरियड जो भी हो हम स्टडी करेंगे क्या है, कांस्टेंट है। यदि आप एक्सेलेटर देते हो, एक्सेलेटर बढ़ाते हो तो गाड़ी का स्पीड तुरंत बढ़ जाएगा, जो आपका मोशन है वो स्टडी मोशन रहेगा क्या। अभी तक आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे थे भैया, 20 की स्पीड थी, आराम से जा रहे हो, ठीक है ना, इंस्टेंटली कुत्ता पीछे लग गया, आपने क्या क्या स्पीड बढ़ा दिया और ये आपका मोशन यू बुलेट की तरह एक्सेलरेटेड हो गया। उस मोशन को क्या कहेंगे हम भैया, एक्सेलरेटेड मोशन। अब भैया जब एक्सेलरेटेड मोशन की बात आ गई इसका मतलब एक्सेलरेशन की बात आ गई, आई कि नहीं, एक्सेलरेशन की बात आ गई। ये सब बातें हम क्या करने वाले भैया, ये सब बातें हम पढ़ने वाले हैं। कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हमारे इस टॉपिक मोशन इन प्लेन के अंडर में ये सब बातें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आई बात ध्यान में। अब हो सकता है कि यहाँ पे मैंने एक ही बॉडी यहाँ से लेके यहाँ पे जाके बॉडी स्टॉप हो गई और बॉडी की बात किया, बेचारा छोटा सा खोखा था यहाँ से यहाँ तक चला गया, लेकिन वही बॉडी ये ए ना होते हुए यदि आप खुद हो तो आप क्या एक ही जगह पे जाके रुकने वाले हो क्या। यहाँ से घर से निकले, वो फ्रेंड के पास गए, वो फ्रेंड से निकले तीसरे फ्रेंड के पास गए, उसको बिठाए फिर और जंगल गार्डन की तरफ चले गए, जंगल बोला सॉरी गार्डन की तरफ चले गए। उस केस में क्या होने वाला, उस केस में ऑब्वियसली आप जब घर से निकलोगे तो आपका स्पीड नॉर्मल रहेगा। जब दूसरा दोस्त मिल जाएगा हो सकता है आपका स्पीड ऑब्वियसली एक्सेलरेटेड मोशन रहता है, आपका एक्सेलरेटेड मोशन होता है उस वक्त आपका स्पीड बढ़ जाए। फिर से तीसरे दोस्त के घर जाओ, वो भी बैठ जाएगा गाड़ी पे, 3 जन बैठ के, फिर तो आपका फुल मूड में रहोगे आप और आपका एक्सेलरेटेड मोशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होने वाला, आपने पोजीशन चेंज किया, ठीक है ना, आपने क्या किया, पोजीशन चेंज किया। ये यहाँ पे राम का घर है, राम गया अपने घर से शाम के घर की तरफ। राम ने क्या किया, शाम के घर को गया, शाम को वहाँ से उठाया, शाम को उठाने के बाद फिर से तीसरे मेंबर के पास गया। तीसरा मेंबर उसका कौन पकड़ लो, राहुल पकड़ लो, ठीक है, डबल आर हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो दूसरा पकड़ लो, गोपाल पकड़ लो, ठीक है ना, गोलमाल वाला गोपाल पकड़ लो, ठीक है। फिर यहाँ से ये कहाँ गए, यहाँ से ये गए किसी पर्टिकुलर ग्राउंड के तरफ या फॉरेस्ट गार्डन के तरफ। आई बात ध्यान में। इसका मतलब क्या कि उन्होंने कितने पाथ चेंज किए, ये उनका एक पाथ था P1, इससे फिर ये सेकंड पाथ हो गया P2, इससे थर्ड पाथ आ गया P3। इसका मतलब क्या किया कि उन्होंने अपने पर्टिकुलर पाथ क्या किए हैं, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने इनके पर्टिकुलर पाथ क्या किए, बोलो, पर्टिकुलर पाथ इन्होंने चेंज किए, नंबर ऑफ पाथ किए। अरे बात ध्यान में। भले देखो इस राम के घर के पास से जो ग्राउंड था ना, ये फॉरेस्ट का ग्राउंड,
ये बिल्कुल कम दूरी पे था, ये बिल्कुल कम दूरी पे था। सब पकड़ लो कि भैया सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन इसको बाकी 3 को लेके जाना था। तो भैया ये आर एस की तरफ गया, 2 किलोमीटर उसका घर था। फिर एस से लेके जी की तरफ फिर से 3 किलोमीटर ये लोग मूव हो गए। फिर जी को उठा के इधर आ गए, फिर से ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर तय किया। तो ऑन एन एवरेज उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भैया? 3 2 5 5 5 टोटल 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। ये जो बात मैंने अभी बताई ना, ये P1 P2 P3 नाम क्यों दिया? पाथ की बात हो रही है। उन्होंने पाथ ट्रेस किया, एरिया कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया, इसलिए मैंने यहाँ पे जो नाम दिया है ना वो मैंने बोल दिया पाथ। अब पाथ ट्रैवल किया इसका मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? डिस्टेंस नथिंग बट लेंथ ट्रैवल किया। आगे बढ़ने में ये भी हमारा एक कंपोनेंट है। ये मैंने क्या बताया आपको? कुछ नया नहीं बताया। ये जो कंपोनेंट हम पढ़ने वाले हैं ना इस टॉपिक के अंडर में, इतना ही टॉपिक है, यही कंपोनेंट के बारे में अभी हमें स्टडी करना है। आगे बात ध्यान में, तो इसमें भी अब 2 चीज़ें और हम पढ़ने वाले हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है ना, इसकी 2 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। वो 2 चीज़ें क्या हैं अब मैं बता ही देता यहाँ यहीं पे। वो 2 चीज़ें हैं, एक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और एक है एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। हम यहाँ पे 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले इनके अंडर में। एक है हमारा एवरेज, एक क्या है हमारा एवरेज, और दूसरा क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस यानी क्या? नाम में ही सब कुछ रखा है। इंस्टेंट, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे देखना कि भैया इसकी, ये बंदे की, ये क्या बोल रहा, राम की स्पीड 1.5 किलोमीटर पे जब आया, इस पॉइंट पे आया, तो इस पॉइंट पे इसका स्पीड कितना था? इस पॉइंट पे स्पीड कितना था? तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सब टर्म्स आने वाले हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके गाइज। और रही बात दूसरी एवरेज, सबको मालूम है भैया एवरेज क्या होता है? पूरा का पूरा मिला दो, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, एवरेज। अरे बात ध्यान में, एवरेज सबको मालूम है एवरेज क्या होता है। एवरेज स्पीड की बात की तो भैया इसने ये टोटल स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी थी समझ गए ना? 20 की स्पीड यहाँ पे थी, 30 की स्पीड यहाँ पे थी, 40 की स्पीड यहाँ पे थी, तो एवरेज स्पीड कितनी है? 30 की। स्पीड को ऐड कर दो अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स, टाइम पीरियड, टोटल टाइम कितना लगा इनको यहाँ से ये पाथ कवर करने के लिए। वेलोसिटी, इनका वेलोसिटी कितना था? स्पीड कांस्टेंट था कि स्पीड फिर एक्सेलरेटेड था? वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीन्स बॉडी को यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए कितना समय लगा, या कितना समय में कितना बॉडी मूव हुई। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट व्हाट? वेलोसिटी। हाँ जी, एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। पाथ लेंथ क्या है? पाथ लेंथ क्या है? पाथ लेंथ और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होगी, ठीक है ना? ये पाथ लेंथ, ये 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, टोटल पाथ या टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? तो भैया 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। आए बात ध्यान में, ये सब बातें हमें हमारे इस चैप्टर का जो टॉपिक है मोशन इन प्लेन, इसके अंडर में हमें ये सब बातें पढ़ना है। आए बात ध्यान में? ओके गाइज। हाँ, तो चलो इन सब टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो। अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको अच्छे से सुनो, और जो मैंने बताया ना उसी के हिसाब से इनके सभी के डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना? अब डेफिनेशंस, इसके एक्यूरेट डेफिनेशंस आपको आपके कॉपीज़ में ऑब्वियस से मिल जाएंगे। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो ऑब्वियस आपको एक्यूरेसी चाहिए, बोर्ड एग्जाम में लिखना तो ऑब्वियस आपको एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड का, टाइम पीरियड का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, पाथ लेंथ का एक्यूरेट डेफिनेशंस। रही बात क्वेश्चन सॉल्व करने की, रही बात कंसेप्ट समझने की, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल्स लेके पूरे के पूरे कंसेप्ट से आपको मैंने समझा दिया है। बॉडी का मोशन हो रहा है तो फिर कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब बात। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, स्टडी मोशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होता है, ये सब बात। आई बात ध्यान में? तो चलो इस टॉपिक को अच्छे से एक बार देख लो, लिख लो, ठीक है? इसके डेफिनेशन अभी हम थोड़ी देर में लिखवा के लेंगे आपको। ओके गाइज। हाँ जी, ये कुछ डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया तो उस वक्त मैंने आपको पूरे के पूरे डेफिनेशन बताया था, एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पे मैंने एक्यूरेट डेफिनेशन एज इट इज़ इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट लिखा है। तो आपका काम क्या है कि आपका काम ये है कि आप सभी के सभी डेफिनेशंस अपने कॉपी में एज इट इज़ नोट डाउन कर लो। ओके गाइज।
क्यों? क्योंकि आपके डेफिनेशन है ना काम में आएंगे, आपको लर्न करने के लिए, आपको समझने के लिए, एज वेल एज यदि आप एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछते हैं राइटिंग में, उस वक्त आपको डेफिनेशन ही एज इट इज़ लिखना है। अब वेलोसिटी आ गया, स्पीड आ गया, पाथ लेंथ बोला, डिस्टेंस बोलो, एक्चुअल में एक ही है। पोजिशन ऑफ अ बॉडी एक्चुअल होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी बात हमने स्टडी की। अब इसमें क्या बचा है हमारा, इसमें हमारा बचा है एक्सेलरेशन। देखो हमारा वेलोसिटी भी हो गया, पाथ लेंथ हो गया, टाइम पीरियड नथिंग बट द टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी फॉर इट्स मोशन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, वो टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन की बात आ रही है, तो मैंने तभी भी बता रहा, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी आपको एज इट इज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो लिख लो उसको जल्दी से। अभी हमने डेफिनेशन देख लिए थे सभी इसके, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होते क्या है, ये हमने हमारे डेफिनेशंस में, हमारा जो प्रीवियस था ना उसमें हमने कैसा एवरेज और इंस्टेंटेनियस को डिफाइन नहीं किया था, हमने जनरलाइज में वहाँ पे स्पीड का एक, वेलोसिटी का डेफिनेशन, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, पाथ लेंथ का डेफिनेशन ये देखा था। और यहाँ पे मैंने आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस के फॉर्मूलेज जो है ना, वो फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन करवा दिया है। और इसके प्रीवियस में मैंने आपको बताया कि एवरेज का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। इंस्टेंटेनियस मीन्स एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, इसलिए उस केस में हमने लिमिट t टेंस टू 0 लिया है, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है ना। दो डिस्टेंस या दो टाइम के बीच की बात नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर टाइम के बीच की बात हो रही है, टाइम पे बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे लिमिट डेल टी टेंस टू 0, यहाँ पे भी डेल टी टेंस टू 0 दिया है। बाकायदा वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ और एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डी वेक्टर एक्स अपॉन डी टी और डी वेक्टर वी अपॉन डी टी, ये आपके इंस्टेंटेनियस हो गए क्योंकि एट दैट इंस्टेंट पूछते हैं, और एवरेज हो गए नथिंग बट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। ये सिंपल कंसेप्ट रहने वाला है यहाँ पे, डी एक्स अपॉन डी टी फॉर वेलोसिटी, डी वी अपॉन डी टी फॉर एक्सेलरेशन, एंड डी एस अपॉन डी टी नथिंग बट वही है, एस नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, ओके। उसका स्पीड कितना था भैया, टोटल पाथ और टोटल टाइम कितना लगा, तो एवरेज स्पीड कितना किया, ठीक है ना। मेरे बात ध्यान में, ये सब बात हमने, आप सिंपल से कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है, आप अपने बाइक के कंसेप्ट लो। यहाँ पे फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि आप डेली बेसिस पे रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ने के लिए, मोशन इन प्लेन पढ़ने के लिए आप एक अपना सिंपल खुद का बाइक लो और उसके ऊपर के सभी डेफिनेशन है, उसके ऊपर के सभी ये फॉर्मूलेज है, ठीक है ना। आप यदि रिलेट करके देखो तो बहुत ही आसान लगेगा आपको ये पढ़ने के लिए, ठीक है। तो फटाक से इसको भी नोट डाउन कर लो, और ये आपका यहाँ पे मोशन इन प्लेन्स के ऊपर का मैक्सिमम पार्ट कवर हो गया है। अभी हम आगे में जो देखेंगे वो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, और इसके कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशन देखते हैं, x इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर वाला पैटर्न जो है ना, काइनेमेटिकल इक्वेशन देखेंगे, और उसके बाद हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर वो हमारा लेसन जो वहाँ पे समअप हो जाएगा पूरा का पूरा, ओके गाइज। तो इसको नोट डाउन कर लो।